हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आज हम नया सेशन के बारे में चर्चा करेंगे, राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में। इसमें काफ़ी कुछ है, इसमें से सवाल भी बहुत आते हैं। मैं पिछला लाइब्रेरियन का मैंने सोल्व करवाया था, इसमें से भी ट्यूशन उठाई गई थी 2। तो मैं आज ये प्रदेश का भौतिक स्वरूप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें मैप के द्वारा तो आज की रीडिंग होगी राजस्थान का भौतिक स्वरूप 8। इसमें क्या कुछ है आज चर्चा करेंगे हम। राजस्थान का नक्शा है। ये हमारा मरुस्थल प्रदेश या क्षेत्र, इसको किस नाम से जानते हैं? जो ये वाला पार्ट है, ये मरुस्थल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। और ये हमारा आ जाता है प्रदेश या क्षेत्र। और ये हमारा आ जाता है उत्तरी, पूर्वी, उत्तरी क्षेत्र। इसको मुख्यतः 8 भागों में विभाजित किया गया है, और मोटे तौर पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है, जो क्या है कि इसमें सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म 2 भागों में इसे बांटा गया है। शुष्क प्रदेश और दूसरा है आर्द्र शुष्क प्रदेश। इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक तो शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। तो जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, जो ये अरावली पर्वतमाला के सटीक वाला क्षेत्र है, ये अर्ध शुष्क प्रदेश। और ये जो पूरा डेजर्ट एरिया है, ये आ जाता है हमारे पास शुष्क प्रदेश या क्षेत्र। इसी के साथ में जो ये वाला है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं गग्गर क्षेत्र या प्रदेश। ये हमारे इस पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल है,
मरुस्थल प्रदेश है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसी के साथ अब आगे हम चलते हैं, तो इसमें क्या क्या नाम दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मरु का अर्थ होता है कि मरुस्थल प्रदेश। फिर आ जाता है मेरू को अरावली प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और माल क्या है? पूर्वी और उत्तरी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र कहा जाता है। और इसको हम दक्षिण पूर्वी माल को हम दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी पठारी प्रदेश ये हमारे पास में है। इसी के साथ आगे हम चलते हैं, तो जो ये वाला क्षेत्र है, इस जैसलमेर, बाड़मेर, और ये आ जाता है बीकानेर। ये तीनों का संगम है ना, इसको हमदा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है ये। तो अब हम आगे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते चलते हैं कि जो ये उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थल प्रदेश है, इसके बारे में अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देता हूँ कि क्या क्या है और किस प्रकार है। पहला पॉइंट है कि जो थार का मरुस्थल है, ये किसका अवशेष है? टेटिस सागर का अवशेष माना जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये थार के मरुस्थल को जाना जाता है। थार के मरुस्थल का अवशेष कौन सा है? टेटिस सागर का अवशेष मिलता है। उसके बाद में आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के दिशा में स्थित है। अगर पूछा जाए अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के भाग को मरुस्थल प्रदेश या क्षेत्र कहलाता है, या कहते हैं। और इसमें पश्चिमी भाग में कौन सी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और ये लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो ये लगभग
1,75,000 वर्ग किमी में फैला है। मरुस्थल का लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। साथ ही इसका पश्चिमी भूमि रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और इसी के साथ आगे हम चलते हैं। इस प्रदेश को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं। सॉरी, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया था। इसको कितने भागों में विभक्त किया गया था? इसको 2 भागों में विभक्त किया गया था। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 2 भागों में विभक्त किया गया था। एक तो शुष्क प्रदेश और एक आर्द्र शुष्क प्रदेश। ये 2 भागों में बांटा गया था। तो पहले हम ले लेते हैं शुष्क प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थल प्रदेश वो होता है जहां में बिल्कुल शून्य वर्षा होती हो, जहां पर शून्य वर्षा होती है। और अर्ध शुष्क में लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन दोनों में यही फर्क है। और यहाँ पर वनस्पति कम पाई जाती है। और अर्धशुष्क में पाई जाती है। इसमें थोड़ा ज्यादा इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। और अर्धशुष्क शुष्क में बहुत कम मात्रा में वहां पर वनस्पति पाई जाती है। साथ ही वहां पर रहन सहन भी बहुत कम होता है। और इसी के साथ में मैं आगे चलता हूं। तो इसमें लगभग ये 2/3 क्षेत्र में फैला है। जो ये दोनों प्रदेश हैं, ये 2/3 भाग में फैले हैं। कितने? 2/3 भाग में फैले हैं। साथ ही आगे आ जाता है कि रेत के विशाल लहरदार टीलों को क्या कहते हैं? विशाल लहरदार टीलों को क्या कहते हैं? धोरे। जो धोरे कहते हैं। ये किस प्रकार के होते हैं? ये इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के लहरदार टीले होते हैं। इनको दोहरे के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में अब आगे चलते हैं। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है उसको 8 भागों में विभाजित किया गया है।
एक तो गग्गर प्रदेश है, एक उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, एक ये अहमद क्षेत्र है, ये थोड़ा सा बीच में, और एक अरावली पर्वत पर्वत प्रदेश क्षेत्र हो जाता है, एक दक्षिण पूर्वी प्रदेश हो जाता है, साथ ही एक आता है हाड़ौती पठारी क्षेत्र, वो यहाँ पर होता है। और फिर आ जाता है आगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में विभक्त किया गया है, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश में इसे विभाजित किया गया है। साथ ही आ जाता है कि थार का जो मरुस्थल है वहां किसके अवशेष माना जाता है, तेटिस सागर के अवशेष माना जाता है, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम भाग में मरुस्थल प्रदेश कहलाता है। अगर पूछा जाए भी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम क्षेत्र में क्या है, तो पूरा पूरा आ जाता है मरुस्थल। ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। साथ ही यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मोटे कण वाली। और फिर आ जाता है इसमें मरु शब्द आ जाता है। तो मरु शब्द का मतलब होता है मरुस्थल, मेरु का शब्द होता है अरावली पर्वतमाला, और माल का मतलब है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। फिर थोड़ा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसे दो भागों में विभक्त किया गया था, जहां पर शुष्क का मतलब है कि वर्षा शून्य होती है, और यहाँ पर अर्ध शुष्क में 20 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। वनस्पति कम पाई जाती है, यहाँ पर वनस्पति थोड़ी ज्यादा पाई जाती है। और ये कितने 2/3 भाग में फैले हैं। साथ ही विशाल लहरदार टीलों को दोहरे के नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार के होता है। आगे अगला हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि जो राज्य की या राजस्थान का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो ये 61.11% भूभाग है जो मरुस्थल का, और साथ ही इसमें 40% आबादी निवास करती है। तो राज्य का 61.11% भाग मरुस्थल क्षेत्र है, जहां पर 40% आबादी निवास करती है। 40% निवास करती है आबादी यहाँ पर। और जहां पर मैंने पहले बताया था, 5वां पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पर वर्षा लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। छठा पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि यहाँ पर राजस्थान में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु तथा रेतीली बालुई मिट्टी पाई जाती है। इसमें क्या है कि विषम जलवायु पाई जाती है, कहाँ पर बारिश हो जाती है, कहाँ पर नहीं होती है। इस कारण इसमें अत्यधिक शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु व बालुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। 7वां हमारा पॉइंट आ जाता है कि ये विश्व का सर्वाधिक आबादी व जन घनत्व वाला मरुस्थल प्रदेश है, यानी कि ये विश्व में सबसे आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर मरुस्थल में लोग बाग रहते हैं। उसको कहा जाता है कि सर्वाधिक आबादी व जन घनत्व वाला प्रदेश। अधिक
आबादी व जन घनत्व वाला क्षेत्र है। आठवां हमारे पास में आ जाता है कि ये विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल प्रदेश है, यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल क्षेत्र है। नौवां हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि नौवां क्या है, तो इसी के कारण इसमें जो ये जैव विविधता का कारण है, इसी के आधार पर ईश्वरीय सिंह ने इसे रुक्ष क्षेत्र के नाम दिया गया था। रुक्ष क्षेत्र नाम दिया था। क्या नाम दिया था? ईश्वरीय सिंह ने रुक्ष क्षेत्र नाम दिया था। नौवां हमारे पास पॉइंट आ जाता है, नौवां हमारे पास में आ जाता है कि अर्धचंद्राकार आकृति के होने के कारण इसे बरखान भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार आकृति के टीलों को बरखान नाम से भी जाना जाता है। जो अर्धचंद्राकार आकृति के टीले होते हैं उनको बरखान के नाम से भी जाना जाता है। 10वां हमारे पास में आ जाता है कि बरखान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो बालू का स्तूप है उनमें बरखान, पैराबोलिका और रेखीय आदि होते हैं। इसमें बरखान के अन्य नाम जो बालू का स्तूप, एक आ जाता है खुद बरखान, आ जाता है रेखी, फिर आ जाता है पैराबोलिका आदि नाम से भी जाना जाता है। बरखान को बालू का स्तूप, बरखान, रेखीय और पैराबोलिका आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही आ जाता है कि बरखान के बीच के मार्ग को क्या कहते हैं, जैसे कि ये दो टीले हैं तो इनके बीच के मार्ग को क्या कहा जाता है, तो इसको गोरा के नाम से जाना जाता है। गोरा किस नाम से जाना जाता है? इसको गोरा के नाम से जाना जाता है। साथ ही आ जाता है हमारे पास 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट है कि जो ये यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो 30 से 50 फीट लंबे व
मूसला जड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो इसको मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ कि राज्य का 61.11% भूभाग मरुस्थल क्षेत्र है, जहाँ पर 40% आबादी निवास करती है। साथ ही यहाँ पर वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर होती है और शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु व बालुई रेतीली मिट्टी पाई जाती है। साथ ही विश्व में सबसे अधिक आबादी और जनघनत्व वाला क्षेत्र है। साथ ही विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला मरुस्थल क्षेत्र है और इसी कारण इसे ईश्वरीय सिंह ने रुक्ष क्षेत्र के नाम दिया था। और अर्धचंद्राकार आकृति के टीलों को बरखान के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी परीक्षाओं में पूछा गया है कि अर्धचंद्राकार आकृति के टीलों को क्या कहा जाता है, तो बरखान कहा जाता है। बरखान को बालू स्तूप, बरखान रेखीय, पैराबोलिका आदि नाम से भी जाना जाता है। और जो दो टीलों के बीच के जो मार्ग है उसको गोरा नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर 30 से 50 फीट लंबे व मूसला जड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। चलो आगे हम चलते हैं और चर्चा करते हैं और क्या कुछ है इसमें। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश या क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट नंबर का है तो ये आ जाता है बंगोर प्रदेश या शेखावटी प्रदेश। बागर प्रदेश, सॉरी, बागर प्रदेश या शेखावटी प्रदेश। दूसरा हमारे पास में आ जाता है गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान। तीसरा हमारे पास में आ जाता है कि उच्च नागौरी प्रदेश, उच्च नागौरी प्रदेश। और चौथा हमारे पास में आ जाता है कि गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। ये अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। बांगर प्रदेश से या शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, उच्च नागौरी प्रदेश और साथ ही गोडवाड़ प्रदेश या लूनी प्रदेश। अब हम लेते हैं पहला बागोत प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश। तो इसमें क्या कुछ है वो भी हम जान लेते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में वे को जोहड़ या नाडा कहते हैं। यानी कि जो शेखावाटी प्रदेश है उसको स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ या नाडा कहते हैं। एक ये हमारे पास में। दूसरा आ जाता है कि घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। ये स्थानीय भाषा में घास के मैदान को बीड़
कहते हैं। साथ ही आ जाता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान, ये जो घग्गर का मैदान है, ये जो घग्गर नदी के आसपास वाले क्षेत्र को, घग्गर नदी के आसपास वाले समतल क्षेत्र को कहते हैं। तीसरा हमारे पास में पॉइंट है उच्च नागौरी प्रदेश। उच्च नागौरी प्रदेश, ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश है अजमेर के ऊपर और नागौर के नीचे वाला जो भाग है उसको उच्च नागौरी प्रदेश कहा जाता है। शायद नागौर से अजमेर के मध्य वाला जो कुब्बड़ पट्टी वाला भाग है उसको उच्च नागौरी प्रदेश कहा जाता है। नागौर एवं अजमेर के बीच में कुब्बड़ पट्टी भाग को कहा जाता है। भाग को कहा जाता है। आगे हमारे पास में है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन। लूनी बेसिन ये है हमारे पास मरुस्थल का जो प्रसार है, जो मरुस्थल का प्रसार हो रहा है वो हमारे दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर, राज्यों की ओर बढ़ रहा है। जो ये है इसका मरुस्थलीकरण दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों की ओर बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण का विस्तार किस तरफ हो रहा है? दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों की ओर हो रहा है। साथ ही आ जाता है कि थार का मरुस्थलीकरण आकृति बेरापालिक प्रकार के बालू स्तूपों से पड़ी है, तो मरुस्थल में जीरोफाइट मिलते हैं। जो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर थार के मरुस्थल में पेरा बोलिका जो पैराबोलिका है उस प्रकार के यहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पैराबोलिका बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर जिन्हें
पट्टी पड़ी होती है, यानी पट्टी के समान में वो वहां पर जमे रहते हैं। इन्हीं में वृक्ष पाए जाते हैं जीरोफाइट के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई 20 से 30 फीट के होते हैं। इनकी लंबाई 20 से 30 फीट की होती है। और ऐसे पादप को मूसला जड़ पाई जाती है। ऐसे पादपों में मूसला जड़ पाई जाती है। आगे हम और चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है बंगाल प्रदेश या शेखावटी प्रदेश, फिर आता है गग्गर का मैदान, उच्च नागौरी प्रदेश और गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन। पहले हम लेते हैं बागर प्रदेश या शेखावटी प्रदेश। शेखावटी प्रदेश यानी शेखावटी जो स्थानीय भाषा है उसमें कुएं को जोहड़ या नाडा कहते हैं। साथ ही घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। और साथ ही आ जाता है हमारे पास दूसरा पॉइंट, गग्गर का मैदान। तो गग्गर नदी के जो आसपास वाला समतल क्षेत्र को गग्गर का मैदान कहते हैं। और उच्च नागौरी प्रदेश नागौर व अजमेर के बीच के स्थान को कुबड़ पट्टी भाग कहा जाता है। बीच के स्थान को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। फिर आ जाता है गोंडवाना प्रदेश या लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन का जो मरुस्थलीकरण हो रहा है वो दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों की ओर बढ़ रहा है। साथ ही थार के मरुस्थल में पेरा बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जिन्हें पट्टी पड़ी होती है, यानी कि ये एक पट्टी के समान होते हैं। और यहाँ पर जीरोफाइट के वृक्ष पाए जाते हैं या पादप पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 20 से 30 फीट होती है। और साथ ही ऐसे पादपों में मूसला जड़ पाई जाती है। साथ ही आगे हम चलते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में जो स्थित खारे पानी की झीलें हैं उनको पायस कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में खारे पानी झीलों को क्या कहा जाता है? इसको प्लाया कहा जाता है। जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है उनको प्लाया कहा जाता है। आगे हम और भी चलते हैं कि जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि अनियंत्रण यहाँ पर पशुपालन और कम वर्षा। आपको पूछ लिया जाए कि मरुस्थलीकरण का कारण क्या है, कि जो ये मरुस्थलीकरण हो रहा है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण आ जाता है हमारे पास वनोन्मूलन।
इसका मतलब होता है कि अनियंत्रण पशुपालन एवं कम वर्षा का होना, ये मरुस्थलीकरण के कारण है। और जैसलमेर जिले को, जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर जिले में नाचना गांव को मरुस्थलीकरण का कारण माना जाता है। मरुस्थलीकरण का कारण माना जाता है। एक ये हमारे पास में पॉइंट है। और साथ ही आ जाता है कि हमारे राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र में जो आयताकार, यहाँ पर ज्यादातर आयताकार गांव पाए जाते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पर आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। किस प्रकार के आकृति के गांव पाए जाते हैं? इसमें आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। और जालोर पहाड़ी क्षेत्र का सार्वजनिक शिखर किस नाम से जाना जाता है? इसराना के नाम से, इसराना भाकर के नाम से जाना जाता है। जालोर पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र को इसराना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसराना नाम से जाना जाता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि पश्चिमी जो मरुस्थल क्षेत्र में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, उसको प्लाया का नाम से जाना जाता है। और मरुस्थलीकरण का कारण क्या है? तो वनोन्मूलन है, जो कि अनियंत्रण पशुपालन एवं कम वर्षा का होना है। जैसलमेर जिले में नाचना गांव को मरुस्थलीकरण का कारण माना जाता है या रेगिस्तान का कारण माना जाता है। यहाँ पर आयताकार आकृति के गांव पाए जाते हैं। साथ ही जालोर पहाड़ी क्षेत्र को की सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र को इसराना के नाम से जाना जाता है। तो अगले सेशन में इसका पार्ट 2 भी पढ़ाया जाएगा, पार्ट 3 भी। तो आगे के वीडियो जारी रखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अगर कोई गलती होती हो तो आप देखें और उसको मेरे को कमेंट में डालें। थैंक यू।